कोई रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन अपने जिस भी वक्त में हो रहा है, अगर वो वक्त कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसका मतलब उस जो है वो स्लो रिएक्शन है, उसका रेट कम है, ठीक है। और अगर उसका वक्त जो है यानी कि उस रिएक्शन के होने का टाइम जो है वो कम है, इसका मतलब ये होगा कि वो कंपैरेटिवली एक फास्ट रिएक्शन है और उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। सो रेट को हम टाइम से कम रिलेट करते हैं और बेसिकली टाइम ही की मदद से हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमने यही पढ़ा है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, फिर वो आपस में मिलकर कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, हम आज की क्लास में बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मिसाल के तौर पर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल साइज़ यानी कि जो भी रिएक्टेंट है उनके पार्टिकल्स का साइज़ को कम या ज़्यादा करें या छोटा या बड़ा करें, पार्टिकल साइज़ का मतलब ये है कि साइज़ को वेरी करें, तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से हाउ डज़ द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अब देखें व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट का मतलब हम समझ चुके हैं, आप टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर बट रिएक्ट्स क्विकली एंड विगरसली विद स्टीम। यानी कि मैग्नीशियम एक मेटल है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इट्स अ मेटल एंड इट्स अ काइंड ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल एट 12th नंबर। तो अब उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें और उसका रिएक्शन देखें हम दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, लाइक अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन करें, रिएक्ट करवा रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, सो वो मतलब स्लो रिएक्ट करता है और काफ़ी देर में उसका रिएक्शन होता है। इसी तरीके से अगर हम उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करें, यानी भाप के साथ जो है रिएक्ट करें, आप जानते हैं कि स्टीम इज़ वाटर, लेकिन वो कौन सी हालत में होती है, गैशियस फॉर्म, यानी कि वाटर की जो गैशियस स्टेट होती है उसको हम स्टीम कहते हैं। और यकीनन वो हाई टेम्परेचर पे भी होती है। स्टीम इज़ एट हायर टेम्परेचर यूजुअली, ठीक है। सो स्टीम हैज़ अ मच हायर टेम्परेचर देन वाटर, ठीक है बेसिकली वो वाटर की ही फॉर्म है या वाटर ही है बेसिकली, बट इन गैशियस स्टेट। तो गैशियस स्टेट वो कब बनती है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। सो ये चीज़ें हैं। अब देखें दिस शोज़ दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। अगर इसकी एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है, डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, द सेटअप बिलो to investigate the effect of temperature on the rate of reaction सर with magnesium and dilute sulfuric acid। जी दाइल बोलिए, कोई सवाल है? बोलिए सर बोलिए। मुझे एक सवाल था सर, आपने कोई काम करवाया है अभी तक? बेटा मैं काम ही करवा रहा हूँ मुसलसल। अभी ये लेक्चर है, ये भी एक तरह का काम ही है, इसको भी आपने समझना ज़रूरी है। और जो अगर नहीं, रिटर्न रिटर्न वर्क आप काम बोल रहे हैं नहीं तो करवाया रिटर्न अभी। वर्क मैंने आपको अभी फाइल पोर्टल पे शेयर कर दिए इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, वो मैंने एंड में आपको बताना ही है, तो आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। इसी सब बच्चे इसी सुन लें। वीडियो में? मैं इस वीडियो में नहीं है, जहाँ पर लेक्चर अपलोड है वहाँ पर कमेंट्स सेक्शन में जो पोर्टल के ऊपर होता है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सही। अच्छा जी, अब देखें द सेटअप बिलो टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगर यहाँ पर हमने एक वाटर बाथ लिया है, ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल किया यकीनन, और एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ली और उसके अंदर हमने कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सब्सटेंस को हमने पुट किया, ठीक है, थोड़ा सा उसमें हमने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया। उसके बाद उसके अंदर एक मैग्नीशियम रिबन भी है, ठीक है। और यानी कि मैग्नीशियम रिबन का हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो वाटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। वाटर की मदद से हम उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वाटर की मदद से टेम्परेचर राइज करने से क्या मुराद है, डायरेक्टली हम सल्फ्यूरिक एसिड को
जो कि बॉइलिंग ट्यूब के अंदर मौजूद है, हम डायरेक्टली इसको आंच के ऊपर या फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। हम ये काम इस तरह करेंगे कि हम एक बीकर लेंगे बड़ा, जिसको हम वाटर बाथ कहते हैं, उसके अंदर हम वाटर पुट करेंगे काफ़ी, ठीक है, यानी कि मोर देन हाफ उसको हम वाटर से फिल कर देंगे, और फिर उस वाटर को हीट अप करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, ठीक है। और फिर हम उस वाटर के अंदर हमने उस बॉइलिंग ट्यूब को डिप किया हुआ है, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम रिबन है। तो हम देखेंगे कि शुरू में रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा था, एंड आफ्टर पासिंग सम टाइम जब टेम्परेचर उसका राइज हुआ वाटर का, तो वही टेम्परेचर ऑब्वियसली गेन होगा उस बॉइलिंग ट्यूब का, यानी कि बॉइलिंग ट्यूब वही टेम्परेचर अपना हासिल करेगा जो वाटर बाथ का है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। इसको जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखें कि प्लेस बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर बाथ। वही चीज़ जो उन्होंने जो मैंने अभी आपको बताई, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर 5 स्टेप्स में बयान किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक ग्राफ यहाँ पर बनाया है। ग्राफ ये है कि देखें जब टेम्परेचर हाई है तो आप देखें कि कम टाइम के इंटरवल में, यानी कि बहुत कम टाइम के डिफरेंस के साथ, बहुत कम टाइम के डिफरेंस के साथ जो उसका जो रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि टाइम जो है उसका कुछ कम हुआ, इसका मतलब यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। उसके बाद अगर हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आप ये देखें कि रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन टाइम बढ़ रहा है कब, कि जब हम टेम्परेचर बिलो कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर नीचे आ रहा है। आप देखें यहाँ पर एक एक्सिस है, उसके ऊपर वर्टिकल एक्सिस है जिसके ऊपर टेम्परेचर लिया है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये जिसके ऊपर हमने टाइम लिया है। ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। हमेशा ग्राफ में दो क्वांटिटीज़ के दरमियान बनाया जाता है, ठीक है। एक पर हम एक एक्स एक्सिस होता है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जिसको मैं इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके ऊपर हमने रिएक्शन टाइम लिया है मिनट्स में, और ये एक वर्टिकल एक्सिस है जिसके ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में। इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। यानी कि ग्राफ के इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम इसको कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर स्केल है और ये टाइम स्केल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इसका रिवर्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे पढ़ें, द ग्राफ शोज दैट द रिएक्शन टाइम इज शॉर्टर एट हायर टेम्परेचर्स एंड लॉन्गर एट लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है। यानी कि लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है और हायर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन टाइम कम है। जब रिएक्शन टाइम कम होता है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। दिस मीन्स दैट द हायर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स द फास्टर द रिएक्शन। यही बात मैंने आपको बताई, जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, वाई डज अ हायर टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर टेम्परेचर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो इंक्रीज करता है। हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव फास्टर। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ कोलाइड करेंगे, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो बनने के इम्कानात पॉसिबल हैं। इसी तरीके से डू यू लाइक टू ड्रिंक हॉट चॉकलेट। सो यहाँ पर देखें, इफ़ यू ऐड a lot of chocolate powder to a glass or cup of water, you will get a concentrated drink, as there will be many chocolate particles per unit volume of water. The concentration of a solution is the amount of solute per unit volume of solvent. यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम हॉट वाटर के अंदर अगर चॉकलेट के पार्टिकल्स को या उसका जो पाउडर होता है उसको हम पुट करेंगे तो उतनी ही तेज़ी के साथ वो उसके अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और टर्म आपको समझाई गई है कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। इसको मैं स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, वो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा कोई सॉल्यूट हमने पुट किया है किसी यूनिट सॉल्वेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ग्लास है
पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास, अगर हम उसमें हाफ स्पून सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, और एक और हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है उसके इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है, और उसके अंदर हम 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, और दोनों को स्टर करते हैं, तो दोनों में से कौन सा जो सॉल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड होगा, यकीनन जिसमें हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट पुट किया है, यानी कि सेकंड वन। तो कंसनट्रेशन का मतलब ये कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने सॉल्यूट डाला है पर यूनिट सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। व्हाट कैन यू डू टू डाइल्यूट द ड्रिंक, हम किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई बच्चा आंसर करेगा मुझे? अगर हमें कोई चीज़ है उसको हमें डाइल्यूट करना है तो कंसनट्रेशन का रिवर्स प्रोसेस हमें करना पड़ता है, ठीक है, तो बच्चा बताएगा कि किसी भी चीज़ को कंसनट्रेशन किस तरीके से, कंसनट्रेटेड किस तरीके से किया जाता है कि हम उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पुट करते रहें, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को डाइल्यूट करना है तो हम उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर पुट करेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, वाटर उसको किसी भी चीज़ को जो है वो डाइल्यूट करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर जो हम जनरली अगर हम बात करें कि व्हाट कैन यू डू टू डाइल्यूट द ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक को डाइल्यूट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे वी विल ऐड सम amount of water or more amount of water into that particular drink or solution, ठीक है। So now we are talking about how does concentration affect the rate of reaction। अब concentration किस तरीके से affect करता है, ठीक है। A concentrated solution has a large amount of solute dissolved in a unit volume of solvent। यानी कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर रखता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या किसी इन अ पर्टिकुलर और इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरीके से वन ऑन द अदर हैंड a dilute solution has a small amount of solute dissolved in unit volume of solvent। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट्स के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एरो है, एरो का मतलब ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर बनेगी। ये इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं और इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। When sodium thiosulfate reacts with the dilute hydrochloric acid, the mixture of products formed becomes cloudy because one of the products sulfur is insoluble in water, ठीक है। इसी तरीके से the sulfur forms a yellow precipitate, as more precipitate is formed the mixture gets more cloudy and eventually becomes opaque। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि भाई जितने ज़्यादा प्रिसिपिटेट किसी चीज़ के बन रहे हैं, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हम ये कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा है, और जितना स्लो प्रिसिपिटेट बनेंगे या बहुत देर में जाके वो प्रिसिपिटेट बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत कम है, यानी कि स्लो रिएक्शन है, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ समझाई गई है। अच्छा जी, प्रिसिपिटेट मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँगा कि व्हाट आर प्रिसिपिटेट्स, ठीक है। प्रिसिपिटेट्स बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉलिड या जेली टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट्स, ठीक है। यानी कि सॉलिड टाइप के जो कि बहुत हार्ड नहीं होते, यानी कि उसके अंदर मिक्सअप होते हैं कि उसी लिक्विड के साथ। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलेगा इसको लैब में परफॉर्म करने का, इंशाल्लाह आपको दिखाई जाएगी ये बात। अदरवाइज इसके प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं, जब आप 9 क्लास में आएंगे इसको पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेट्स कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके नतीजे में हमें प्रिसिपिटेट्स बनते हुए नज़र आते हैं या प्रिसिपिटेट्स बनते हैं। तो बेसिकली वो सब्सटेंस ही होता है, उन्हीं रिएक्टेंट से मिलकर ही वो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इट्सल्फ एक प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। कोई एलिमेंट हो सकता है या वो कोई कंपाउंड हो सकता है, लेकिन वो प्रिसिपिटेट की फॉर्म में होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल यूँ दी जा सकती है कि जैसे अगर आप पेपर होता है, पेपर या कॉटन के छोटे 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 पीसेस ले लें, बहुत छोटे छोटे, और उसको पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो वो क्या होगा, बिल्कुल भीग जाएंगे और थोड़े भारी भारी से हो जाएंगे, और वो अंदर थोड़े थोड़े से क्या हो जाएंगे, तैरना, हल्के हल्के से फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह की शेप की जो स्ट्रक्चर की जो चीज़ें बनती हैं उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसी तरीके से अब देखें हाउ डज कंसनट्रेशन हाउ डज कंसनट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए
जैसे जैसे ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ जैसे जैसे आप जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, जैसे जैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम, वैसे वैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा। इसका मतलब ये क्या, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन जो रिएक्शन था वो फास्ट था, उसका रेट हाई था, और आफ्टर पासिंग द टाइम जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो कि एक रिएक्टेंट है कम होती गई, वैसे वैसे उसका जो रेट है वो भी स्लो होता गया, और इसका मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम में अब वो रिएक्शन हो रहा है। सो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज़ हायर, द टाइम टेकन फॉर सल्फर टू फॉर्म इज़ शॉर्टर। ठीक है, इसी तरीके से द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द फास्टर द रिएक्शन इज। इसी तरीके से ये बात हमने पढ़ी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डज a higher कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर कंसंट्रेशन किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है? हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी होना, यानी कि रिएक्टेंट की ज़्यादा क्वांटिटी होना, यूँ भी कह सकते हैं, या उस पर्टिकुलर जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हुए हैं उनकी क्वांटिटी को भी हम कंसंट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं, यानी कितनी ज़्यादा अमाउंट में आपने किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ली है या क्वांटिटी ली है। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट when the concentrations of the reactants increase there are more reactant particles in the same volume। ठीक है, जैसे जैसे हमने किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई यानी इसकी क्वांटिटी बढ़ाई तो उसके ज़्यादा पार्टिकल्स उस जगह पे पैदा हो जाएंगे या मतलब मौजूद होंगे। ठीक है, इसी तरीके से द द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीजेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलिजन्स हैं वो पॉसिबल होंगी। इसी तरीके से हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, जितनी ज़्यादा रिएक्शन कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा आसान होगा प्रोडक्ट का बनना, और प्रोडक्ट जो है उतनी तेज़ी के साथ बनेगा। ठीक है, सो ये दिस इज़ हाउ डज द हायर कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ डज पार्टिकल साइज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? देखिए, अब जो पार्टिकल्स हिस्सा ले रहे हैं उस रिएक्शन में और उनकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो अब उसकी हम उस यानी कि उसकी साइज़ की भी बात करेंगे कि पार्टिकल का साइज़ अगर ज़्यादा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर पार्टिकल का साइज़ कम है, स्मॉलर है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। इफ़ यू वांट टू कुक कैरेट्स मोर क्विकली व्हाट कैन यू डू? अगर आपने कैरेट्स को पकानी है और जल्दी पकाना है तो हम यकीनन क्या करेंगे, उसको स्मॉलर पीसेस में कट आउट करेंगे। ठीक है, वन वे इज़ टू चॉप द कैरेट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, और इसके बाद दिस एक्सपोजेस मोर of the carrots to the heat so that they can be cooked quickly। जब हम उस कैरेट को छोटे छोटे पीसीज में कट आउट कर देंगे, चॉप कर देंगे, ठीक है, तो हमें इजी होगा, यानी कि हीट का पहुंचना हर एक हिस्से तक इजी होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम उसके अंदर मुकम्मल पीस जो है कैरेट का वो डालें और उसको पकाएं। ठीक है, तो यानी कि अगर कैरेट का बड़ा पीस है तो ऐसी सूरत में हीट को अंदर तक पहुंचने में, कैरेट के बिल्कुल हर हर हिस्से में पहुंचने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो हाउ डज पार्टिकल साइज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? व्हेन अ सॉलिड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस और पार्टिकल्स इट्स टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस। जब हम किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक आउट करते हैं, ये ठीक है, तो इसलिए उसके नतीजे में हम उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हासिल कर लेते हैं और उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्मॉलर पार्टिकल्स हैव लार्जर टोटल सरफेस एरिया, अ लार्ज पार्टिकल हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो बड़े पार्टिकल का जो सरफेस एरिया वो छोटा होता है और स्मॉलर पार्टिकल का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या चीज़ देखने में आती है कि हाउ डज द पार्टिकल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? वी कैन इन्वेस्टिगेट हाउ द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट साइज ऑफ मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, अगर हम एक बड़ा पीस लें मार्बल चिप का और वो उसका रिएक्शन से हम प्रोडक्ट हासिल करें, और हम छोटे छोटे पीसीस ऑफ मार्बल चिप्स लें और उससे हम रिएक्शन करवाएं, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेरेटिवली हम ये कह सकेंगे कि जब हमने बड़ा पीस लिया था मार्बल का तो उसको रिएक्ट करने में या रिएक्शन होने में उसमें ज़्यादा देर लग रही थी, और जब हमने छोटी छोटी पीसेस लिए तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट हुए। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम था व्हेन स्मॉलर पीसेस वाज देयर, एंड
रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, यानी कि जब स्मॉलर पीस थी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था, और जब बिगर या लार्जर पीस था तो रेट ऑफ रिएक्शन कम था। सो यहाँ पर एक ग्राफ हमें देखने को बताता है कि अगर अगर हम मार्बल चिप्स लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये स्लो है, रेड रेड कलर से हमें ये पता चल रहा है। और अगर हम पाउडर फॉर्म में लेंगे, इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखें ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू वाला जो ग्राफ है, उसकी स्टिफनेस हाई है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है कम वक्त में। और अगर हमने मार्बल चिप्स लिए जिसके जो एरिया होता है वो निस्बतन कम होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर वन, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा या कम होगा। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द रिएक्शन इज़ फास्टर फ्रॉम स्मॉलर साइज पार्टिकल्स, फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल साइज और लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड रिएक्टेंट। यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा उस पार्टिकल का साइज़ है, यानी कि जितना कम पार्टिकल का साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना तेज़ रिएक्शन होगा, यानी कि फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा यानी कि फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। फॉर अ सॉलिड reactant, the smaller the particles of the reactant, the larger the total surface area। ये वही 4 पॉइंट हैं जो उन्होंने यहाँ पर हमें बताए हैं। लास्ट में हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट, ठीक है। इस टर्म को भी अच्छे तरीके से समझ लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि आपको अगर आप केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें, इन बोथ ऑफ द केसेस बेसिकली आपकी जब भी आप साइंस के जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री भी यकीनन आपको मिलेगी और बायोलॉजी भी, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। सो पहले हम बात करते हैं व्हाट आर कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मिसाल के तौर पर यूँ कह लें कि जैसे कि एक रिएक्शन को करवाने में या उसको स्पीड अप करने में, यानी कि तेज़ करने में, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ाने में जो कैटलिस्ट है उसका मेन किरदार होता है, ठीक है। यानी और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये खुद इस्तेमाल उसमें नहीं होता, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि वो केमिकली अनचेंज रहता है, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। क्या दोबारा से इसको रिपीट करें, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में बेटा सब बच्चों को? इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मौजूद होते हैं उनमें एंजाइम्स हैं विच आर स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बट बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी क्लास का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों के तो मुझे एक्नॉलेज करें। दे ब्रिंग अबाउट और स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और उनको स्पीड अप करने में काम देते हैं। हम यहाँ से जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है इसको रिवीजन में लेके उसको कंप्लीट कर लेंगे, और किसी बच्चे को कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा। एनी क्वेश्चन? सर पेपर कब से हो रहे हैं? मिड ऑफ जून आई गेस, जो अब तक खबर है वो यही है कि जून के मिड से या उसके महीने के एंड में जो है ना एग्ज़ाम्स हैं, तो सर उसकी लेकिन तैयारी भी कंफर्म तो करनी आपको पड़ेगी। स्कूल ही करेगा कंफर्म। किस क्या मतलब तैयारी करनी पड़ेगी? सर उसके आप इम्पोर्टेंट मार्क करवा दें ताकि हम वो अभी से याद कर लें। अच्छा, चलें नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कोई सवाल? ठीक है, अब हम क्लास ख़त्म करते हैं।